मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगा ब्लड शुगर के बारे में, ब्लड ग्लूकोज के बारे में। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, किस रेंज में होना चाहिए, खाने के बाद किस रेंज में होना चाहिए, प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ कब हम कहते हैं, उस क्राइटेरिया के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे फिर से आपको आज इस वीडियो को देखकर लगेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है, काफ़ी फ्रॉडुलेंट। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी मैं किसी तरह का कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। कब हम कहेंगे कि हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है? अगर हमारा फास्टिंग में ब्लड शुगर 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के 2 घंटे बाद हमारा लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, HbA1c अगर लेस देन 5.7% है। और HbA1c क्या है? HbA1c हमारा एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल बता रहा है पूरे दिन का ओवर प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स का, मतलब लास्ट 2 से 3 महीनों में आपका एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा रहा है पूरे दिन भर, ये आपको HbA1c बता रहा है। और लेस देन 5.7% HbA1c एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल बताता है, वो एक्चुअली करस्पॉन्ड करता है 117 के आसपास, मतलब 120 के आसपास आप समझ लीजिए आपका एवरेज ब्लड शुगर रह रहा है पूरे दिन। अब आते हैं प्री डायबिटीज़ पे। प्री डायबिटीज़ हम कब कहते हैं? प्री डायबिटीज़ अगर हमारा फास्टिंग में 101 to 125 हो जाए, अगर 101 to 125 के बीच अगर आता है, और पीपी पोस्ट प्रैंडियल 141 से 199 अगर के बीच अगर कोई वैल्यू आती है, और HbA1c 5.7 to 6.4% आता है, अगर जो एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल आपको करस्पॉन्ड करेगा 117 to 137 के आसपास, मतलब इस रेंज में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रह रहा है। और डायबिटीज़ अगर आपका फास्टिंग 125 से ऊपर चला गया, 126 या फिर उसके ऊपर, तो डायबिटीज़ कहेंगे। पोस्ट प्रैंडियल अगर खाने के 2 घंटे बाद अगर 200 से ऊपर अगर आ रहा है आपका, 200 या 200 से ऊपर आ रहा है अगर, तो आप कहेंगे डायबिटीज़ है हमें। और HbA1c अगर 6.5 या 6.5% से ज़्यादा आ रहा है, जो एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल को करस्पॉन्ड करता है ऑलमोस्ट कि आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से डेफिनेटली आपका ऊपर एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल है, मतलब 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका पूरे दिन रह रहा है। 6.5% HbA1c का मतलब ये होता है। अब इस 6.5 का जो लेवल है HbA1c का, यहाँ से अब हर एक 0.5% राइज के लिए आपका एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल का राइज जो होगा वो 14 से बढ़ेगा। मेरा मतलब है अगर 6.5 HbA1c करस्पॉन्ड कर रहा है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वैल्यू को, तो 7 अगर आपका HbA1c आ रहा है तो आपका एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल 155 के अराउंड बता रहा है, इसका मतलब होता है। उसी तरह से 7.5 के लिए आप 155 में 15 ऐड कर लीजिए, 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अराउंड आएगा। तो इस तरह से आप हर एक 0.5% इंक्रीमेंट के लिए आप 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऐड करते जाइए अपने एवरेज ब्लड शुगर में, तो ये आपको बतलाएगा कि हमारा एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है। और जो डायबिटीज़ के लिए चौथा जो क्राइटेरिया है वो होता है रैंडम ब्लड शुगर आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, अलॉन्ग विथ सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। आपको किसी तरह के कोई सिम्टम्स हैं अगर हाइपरग्लाइसीमिया के, हाई ब्लड शुगर के, जैसे पॉलीयूरिया, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आपको लगेगी, प्यास बहुत लगेगी, थर्स्ट होगा, पॉलीडिप्सिया जिसे हम बोलते हैं, और पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है, हंगर होता है, क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे फीचर्स हैं अगर, तो आप समझ लीजिए
आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के 4 क्राइटेरिया हैं हमारे पास। फास्टिंग ब्लड शुगर 125 से ज़्यादा, पोस्ट प्रैंडियल 200 से ज़्यादा, HbA1c 6.5 या 6.5% से ज़्यादा, रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, प्लस एनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर। जैसा मैंने बताया, ज़्यादा प्यास लगेगी, भूख लगेगी, टॉयलेट बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, तो ये सारी चीज़ें। तो इनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, या फास्टिंग वाला आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, या पीपी, या HbA1c, या रैंडम, तो इनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ है। इस डायबिटीज़ के क्राइटेरिया से मुझे एक इंसिडेंस याद आ गई, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक बार मेरे सीनियर ने मुझसे फेसबुक पोस्ट पे कमेंट सेक्शन में डायबिटीज़ का डेफिनेशन पूछ दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कितने सिली हैं लोग। वो मेरे पेशेंट का रिव्यूज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अनकन्वेंशनल मोड से ये पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, वैसे वैसे पेशेंट्स को क्योर कर रहा है, रिवर्स कर रहा है उसके मेडिकल कंडीशन को, जो सुपर स्पेशलिस्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको नहीं दिखती हैं, उन्हें बस बुली करना है, किसी को नीचा दिखाना है। आप मेरे से क्यों डेफिनेशन पूछ रहे हैं? आप मुझसे सीखिए ना आकर के। मैं डेफिनेशन जान के क्या करूँगा? वो तो किताबों में है ही। किताब वाली चीज़ें तो मैं फॉलो ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ अपने मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस में। तो मेरे से क्वेश्चन मत करिए, मुझे टारगेट मत करिए। मैं आप सभी को करूँगा टारगेट, लेकिन आप मुझे नहीं कर सकते। रिजल्ट नहीं है ना आपके पास। तो आपको चुपचाप देखना है, सीखना है, टॉलरेट करना है, मुझे टॉलरेंस लाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो प्रैक्टिस है ये मेन स्ट्रीम में आने वाला है। यही है फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। इसे हम लाइफस्टाइल मेडिसिन बोलते हैं। तो मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ अपने मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को या मेडिकल कम्युनिटी को, तो डेफिनेटली रिवाइज करना है, चीज़ों को ठीक करनी है, तभी कर रहा हूँ। सुधरना है। बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं सभी डॉक्टर्स, माल प्रैक्टिस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट किसी को तो आवाज़ उठानी है, कोई है नहीं उठाने वाला। अब मैं अकेला उठाता हूँ तो मैं दुश्मन बना पड़ा हूँ सभी का। खैर चलिए, इस पे तो एंडलेस डिस्कशन होगा। काम की बात करते हैं। तो अगर क्राइटेरिया वाइज हम देखते हैं, तो अगर HbA1c हमारा 5.7 से कम है, अगर 5.6 है, 5.5 है, तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं और किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाते अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में कोई चेंज नहीं लाते, कुछ भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल रेंज में। अब मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपका 5.5 नहीं भी है, 5.2 है, तो आप पूरे दिन का ब्लड शुगर एक्सकर्शन को नहीं समझ रहे हैं, आप फ्लक्चुएशन को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि आप ब्लड शुगर मॉनिटर कब करते हैं? खाने के 2 घंटे बाद। वो भी कब? जब आप डायबिटीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डायबिटीज़ शायद हो गया है, तब जाकर के आप पीपी देखते हैं, फास्टिंग देखते हैं। आप पूरे दिन का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं देख रहे हैं कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्पाइक हो रहा है, किस तरह से फॉल कर रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे आप। तो मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ एक। जैसे मान लीजिए मेरा HbA1c 5.1 है, किसी और का भी HbA1c 5 है या 5.1 है। पिक्चर तो ऐसा लग रहा है देखकर कि ब्लड शुगर कंट्रोल हम दोनों का एक जैसा है, पर एक्चुअली में एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल एक जैसा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे बंदे का ब्लड शुगर 60s 40s में भी जाता होगा, हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर की तरफ भी रहता होगा कई बार, फिर हाइज में भी रहता होगा 120 140 150 160। तो आप अगर आपके पास वैल्यूज अगर 2 एक्सट्रीम पे होगी, एक बहुत लोअर एक्सट्रीम पे, एक बहुत हायर एक्सट्रीम पे, तो एवरेज क्या आएगा आपका? 80s to 100 के बीच आएगा। और अगर मेरा ब्लड शुगर पूरे दिन भर 70 to 100 के बीच रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो भी HbA1c हमारा उसके ही बीच रहेगा जो नॉर्मल HbA1c को करस्पॉन्ड करेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल HbA1c
कितना ज़्यादा मिसलीडिंग है एक्चुअली। वो ब्लड शुगर एक्सकर्शन को, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन को नहीं बताता है, और ये चीज़ हम मिस करते हैं एक्चुअली। ये HbA1c का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। मैं जब HbA1c आपको पढ़ाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा HbA1c पे, तब जाकर आपको समझ में आएगा और मुझ पर भरोसा आपका और बढ़ जाएगा एज ए डॉक्टर। तो ये प्रॉब्लम है HbA1c का एक्चुअली, और इस तरह से हम खुद को ट्रैक करते हैं, अपने हेल्थ को ट्रैक करते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स ही इनएप्रोप्रिएट है एक्चुअली। हम इन सारे पैरामीटर्स को देखकर हम कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ सही डायरेक्शन में है या नहीं। HbA1c हमारा कुछ भी हो, नॉर्मल रहे, हाइज में रहे, कुछ भी रहे, अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन है हमारा, तो प्रॉब्लम आपको होगी। और वो सारे सिम्टम्स होंगे जैसे एक डायबिटीज वालों को सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोपैथी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, टिंगलिंग, नमनेस, चुभेगा पाँव में, हाथ पाँव में। तो ये सारी जो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको जब डायबिटीज होगा तभी आएंगे वो सारे सिम्टम्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को लेस देन 5.7 HbA1c पे भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। डिटेल में मैं बात करूंगा न्यूरोपैथी के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सिम्टम्स, आपको डायबिटीज के सिम्टम्स को आने के लिए डायबिटीज के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती है। डायबिटीज के सिम्टम्स उससे पहले ही आ जाते हैं। आप डायग्नोज करते हैं उसे काफी सालों बाद, और तब जाकर के आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी किससे? ड्रग से, डाइट से नहीं। डाइट तो कहीं सीन में ही नहीं है। आप देखिएगा, डाइट जो होती है डायबिटीज वालों की, वो डायबिटिक डाइट होती है, और ड्रग्स आप देते हैं एंटी डायबिटिक। तो नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही आप डायबिटीज वाली डाइट दे रहे हैं। एक डायबिटीज को डायबिटीज बढ़ाने के लिए आप डाइट दे रहे हैं ताकि एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे सकें। तो इस तरह की जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन आपके अगर होंगे, ब्लड शुगर स्पाइक होंगे, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया उससे डैमेज होता है, फ्री रेडिकल इंजरी होती है उससे। और अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो आप एनर्जी फैक्ट्री को डैमेज कर रहे हैं, और जब एनर्जी फैक्ट्री को आप डैमेज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी आपकी कम होगी सेल के अंदर, तो अब उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाला जो मशीन है वही नहीं है आपके पास। तो अब क्या करेगा, सेलुलर लेवल पे जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ग्लूकोज का, तो वो सेल जो है रिजेक्ट करता है उस ग्लूकोज को अंदर लेने से। तो सेल के अंदर वो ग्लूकोज नहीं आता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे चलती है। अगर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अफेक्ट होंगे सब सेलुलर लेवल पे, तो सेल के बाहर वाले जो काम है उसको अगेंस्ट ये काम करने लगेगा। फिर वो बोलेगा कि मैं फर्दर इस चीज को यूज नहीं कर सकता, मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, मैं ग्लूकोज को नहीं लूंगा। तो अब वो ग्लूकोज आपका ब्लड में ही रहेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, और आप इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई रिसेप्टर का डिसफंक्शन नहीं है, कोई रिसेप्टर के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। वो एक सेल का रिस्पॉन्स है। सेल बस ये कह रहा है कि मुझे इस ग्लूकोज को नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और मैं इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, तो तुम मुझे मत दो। तो सेल खुद को ग्लूकोज के टॉक्सिक इफेक्ट से बचा रहा है, और ऐसा करने में वो ग्लूकोज को रिजेक्ट करता है, और इस तरह से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि सेल के अंदर वो ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है। तो इंसुलिन को बेसिकली सेल ये सिग्नल दे रहा है कि मैं तुम्हारे कहे हुई चीज को मैं नहीं मानूंगा। तो इंसुलिन इस तरह से फेल करता है, और आप बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, प्रॉब्लम वो सेल का है, इनसाइड द सेल वो प्रॉब्लम चल रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से रीजनरेट होने का मौका देंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में वो ग्लूकोज को फिर से मेटाबोलाइज कर सकेगा, और टू सम एक्सटेंट वो ग्लूकोज को यूज कर सकेगा, तब जाकर के आपका ब्लड शुगर कम होगा। तो उन सारी चीजों को ही हम
ठीक करते हैं मेटाबॉलिक थेरेपी से। उसमें एक जो है टेक्निक होता है फास्टिंग का, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। मैं वो करता हूँ अपने पेशेंट्स पे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। और भी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वगैरह, ये भी कार्निवोर डाइट, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स पे। तो फर्स्ट प्लेस पे आपने जो डैमेज किया माइटोकॉन्ड्रिया को, किस चीज़ से डैमेज किया? ब्लड शुगर स्पाइक से डैमेज किया है। और वो ब्लड शुगर स्पाइक आया किस चीज़ से? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्ची फूड से। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, मैं बता रहा हूँ, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के पीछे मत भागिए, क्राइटेरिया के पीछे मत भागिए। आप जो कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे, ब्लड शुगर को स्पाइक जिस तरह से करा रहे हैं, दिन में आप 6 बार खाते हैं, 6 to 8 मील्स ले रहे हैं, वो भी स्टार्ची फूड्स ले रहे हैं, एवरी 2 to 3 आवर्स आप ब्लड शुगर स्पाइक करा रहे हैं। और उस स्पाइक के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया को आप डैमेज कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी फैक्ट्री है। और वो फिर से वही सेल, वही माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली रिजेक्ट करता है उस ग्लूकोज को फर्दर मेटाबोलाइज करने के लिए। तब जाकर के वो ग्लूकोज आपका सेल के अंदर आता नहीं है और वो ब्लड में पड़ा रह जाता है। और आप फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर आप ये कहते हैं कि हमारा ब्लड शुगर इतना बढ़ गया कि हम उसे डायबिटीज़ कहने लगे। जैसे कि पोस्ट प्रैंडियल अगर 200 हमारा आ गया, उससे ऊपर आ गया, या फास्टिंग में हमारा 125 के ऊपर आ गया। समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को? तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे समझनी है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई HbA1c की, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट प्रैंडियल, यानी खाने के बाद जो हम देखते हैं 2 घंटे बाद, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। मैंने खाना खाया, हाई ग्लाइसेमिक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया मैंने, और 2 घंटे बाद मैंने अपने ब्लड शुगर को देखा। तो मोस्ट ऑफ द लोग 2 घंटे बाद जब देखते हैं अपना ब्लड शुगर को, उनका नॉर्मल आता है, मतलब 140 के अंदर आता है। लेकिन 2 घंटे के अंदर जो उनका ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स था, वो कोई भी नहीं देखता एक्चुअली, क्योंकि रिकमेंडेशन में ही नहीं है, गाइडलाइन में ही नहीं है, उन चीज़ों को नहीं देखना होता है। अगर नहीं देखना होता है, अगर कोई गाइडलाइन कहता है, कोई रिकमेंडेशन कहता है नहीं देखना होता है, तो नहीं देखना होता है, क्योंकि अपने पास दिमाग नहीं है, डॉक्टर्स के पास दिमाग नहीं है। डॉक्टर्स के पास दिमाग नहीं है तो फिर उनके पेशेंट्स के पास भी दिमाग नहीं है। तो वो जो 2 घंटे का जो फेज़ है ना खाना खाने के बाद का, वो सब लोग लैक कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है किसी को क्या हो रहा है उनके साथ। मोस्ट ऑफ द लोगों का, जिस तरह का हम लोगों का डाइट है आजकल मॉडर्न डाइट में, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से हम खा रहे हैं, बहुत लोगों का ब्लड शुगर 15 मिनट्स पे, खाने के 15 मिनट पे अगर देखेंगे वो, या 30 मिनट्स पे देखेंगे, तो उनका ब्लड शुगर ओवर 200 रहेगा, 250, 300 के अराउंड भी रहता है बहुत लोगों का। तो ये जो ब्लड शुगर स्पाइक हुआ ना, यही प्रॉब्लम है। और आप अवेयर नहीं है उस चीज से, क्योंकि आप 2 घंटे बाद देख रहे हैं, 2 घंटे बाद आपका 140 के अंदर आ गया और आप खुश हो गए कि डायबिटीज नहीं है हमें। लेकिन डैमेज तो आपने किया माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अगर इस तरह से आप डैमेज करेंगे तो ओवर द ईयर्स क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया आपका तो डैमेज हो रहा है, और आप फाइनली बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस कुछ नहीं हुआ है, इंसुलिन हमारा सही है, इंसुलिन का रिसेप्टर सही है। आप इनसाइड द सेल स्ट्रक्चर्स को डैमेज किए हैं। आप सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको डैमेज किए हैं, और वो सिग्नल दे रहा है कि अब मैं ग्लूकोज को नहीं लूंगा। तो ग्लूकोज हमारा ब्लड में रहता है। तो ये जो 2 घंटे का फेज है ना, आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने ब्लड शुगर को देखिए, मत देखिए, लेकिन डाइट तो बदलिए। अगर आप रिफाइंड स्टार्चेस लेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर जाएगा उस तरह से। मे भी आपका हो सकता है 300 ना जाए, 200 तो जाएगा 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे। वो डैमेजिंग है, एक्सेप्टेबल नहीं है वो। इसको बस एक्नॉलेज करना है और इसको एज अ प्रॉब्लम लेना है हमें। बस यहीं पे सारा सोल्यूशन आ जाएगा आपका। अगर आप इस तरह से सोचने लगेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है डायबिटीज़ को मैनेज करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। तो अगर आपकी डाइट रिफाइंड स्टार्ची डाइट होगी, लो प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट होगी, तो आप दिन में 6 से 8 बार खाएंगे,
एवरी 2 to 3 आवर्स खाएंगे और आप दिन में एटलीस्ट उस तरह से ब्लड शुगर स्पाइक को आप कराएंगे 8 से 10 बार। सोचिए क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का आपके, और कुछ सालों बाद आपका डायबिटीज होगा डायग्नोस। बस यही है डायबिटीज, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं डॉक्टर्स ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने। बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। और अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, रिफाइंड स्टार्चेस नहीं है, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, कार्निवोर डाइट ले रहे हैं, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो होगा ये कि आपको भूख नहीं लगेगी। आप एवरी 2 to 3 आवर्स कुछ खाएंगे नहीं, दिन में 1 बार खाएंगे या मैक्सिमम 2 बार खाएंगे। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, मानने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर एक्चुअली आप 2 बार से ज़्यादा खा रहे हैं ना दिन भर में, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए आपकी डाइट सही नहीं है। आपको एज ए ह्यूमन जिस डाइट को लेना चाहिए आप नहीं ले रहे हैं, तभी आप 2 बार से ज़्यादा खा रहे हैं। और मैं गाइड करता हूं इस चीज़ के लिए ही, मैं पेशेंट को इसी तरह से गाइड करता हूं ताकि वो पेशेंट अपने डाइट में मैक्सिमम 2 मील ले, या बहुत हुआ तो 3 मील्स ले, वो भी एक स्मॉल मील होना चाहिए। 2 मील से ज़्यादा मेरी तरफ से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी लेने के लिए। बस मैं यही कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर। और क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ को, ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सारी चीज़ों को आप इनसे ही ठीक कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को ही अप्लाई करके ठीक कर पाते हैं। बस मैं यही कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, इतना ही आता है मुझे, बहुत कम आता है मुझे एज ए डॉक्टर, सही बता रहा हूँ। काफ़ी हम्बल हूँ मैं, पता नहीं लोग मुझे ईगोइस्ट क्यों बोलते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, पहले तो एक्सेप्टेंस लाना होगा आपको कि डेफिनेटली हमारी डाइट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस लाएंगे, आप चेंज के लिए सोचेंगे। बस यही है। इस वीडियो से आपको अल्टीमेटली मैसेज क्या मिला? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने डॉक्टर्स पे, सुपर स्पेशलिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोग हैं, एक से एक महान लोग हैं, इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके डॉक्टर डाइट के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे आ जाइए मेरे पास, या मेरे जैसा कोई भी अगर इंसान काम कर रहा है, वो हेल्थ कोचेस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इस काम को करने के लिए किसी को डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये इस काम को कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को ढूंढिए। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं आप, क्रॉनिक हो गया आपका मेडिकल कंडीशन, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। डिटेल्स आपको पता है, राइट? तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं रियल साइंस डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है। डॉक्टर्स पढ़े नहीं हैं, इसलिए नहीं आता है उनको। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ने की चाह रखता हूँ, नई चीज़ को सीखना चाहता हूँ। लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग लूज नहीं किया हूँ अभी तक मैं, क्योंकि मुझे कोई इतनी जल्दी खरीद नहीं सकता है। मैं बिकाऊ नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।